बेटा आप सभी को याद होगा कि इंटीग्रेशन के चैप्टर में इस समय हम लोग लास्ट क्लास में हमने पढ़ा हुआ था, डेफिनिट इंटीग्रल हमने स्टार्ट किया हुआ था और डेफिनिट इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन किया हुआ था। डेफिनिट इंटीग्रल में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने पढ़ी हुई थी वो था इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम, कि डेफिनिट इंटीग्रल की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं योग की सीमा के रूप में। एक दूसरा तरीका भी था, उसका भी हमने एक एग्जांपल आपको करके दिखाया था। तो योग की सीमा के रूप में जब हमने सॉल्व किया था तो हम उसको सॉल्व करके फॉर्मूला लाए, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। आपको याद होगा एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, ए लोअर लिमिट है, बी अपर लिमिट है, एक्स के रिस्पेक्ट में मुझे इसको डेफिनिट इंटीग्रेशन फाइंड करना है, डेफिनिट इंटीग्रल फाइंड करना है। उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, b माइनस ए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इनटू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस f ऑफ a प्लस 3h प्लस डॉट 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 प्लस f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। यहां जो आपको याद होगा कि मैंने जो एरिया फाइंड आउट किया था उसमें n नंबर ऑफ स्ट्रिप्स थी फ्रॉम a टू b और h इज द विड्थ ऑफ ईच स्ट्रिप, हर पट्टी की चौड़ाई, और उसकी हेल्प से हमने कैलकुलेट किया था। h की वैल्यू भी आई थी, हमने उसे भी कैलकुलेट किया था। h की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी b माइनस ए अपॉन n से h की वैल्यू हमने फाइंड आउट की हुई थी। ठीक है, तो आज हम इस पर बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व करने चल रहे हैं, जिनमें से सबसे पहले, वैसे तो इस पर बेस्ड जो एक्सरसाइज आपकी है एक्सरसाइज 7.8 है, लेकिन एक्सरसाइज 7.8 से पहले मैंने देखा तो उसमें दो एग्जांपल्स अभी भी है मेरे पास, 25 नंबर एग्जांपल और 26 नंबर एग्जांपल। तो पहले हम एग्जांपल्स करना चाहेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज 7.8 पर पहुंचेंगे। लेकिन उससे भी पहले एक चीज मैं और बताना चाहता हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ डमी वेरिएबल मींस मूक चर की संकल्पना। इसका क्या मीनिंग है थोड़ा सा समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा है ये, आप देखिएगा। आपने देखा वैल्यूज भी फाइंड करी मैंने एक मेथड से, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, ये निश्चित समाकल है। मैं आपको बता दूं, आपने इसके अलावा जो एक दूसरा मेथड भी हमने देखा था बाय यूजिंग एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, उससे हमने क्वेश्चन भी सॉल्व करके आपको एक दिखाया हुआ था। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि निश्चित समाकलन का जो मान होता है, निश्चित समाकल की जो वैल्यू होती है वो दो बातों पर डिपेंड करती है, फलन पर और सीमाओं पर। इसके अलावा निश्चित समाकल का मान इस या जो वेरिएबल यूज हो रहा है, जो चर यूज हो रहा है, उस पर कभी भी निर्भर नहीं करती है। मैं यहां पर इस बात को नोट कर देता हूं। विशिष्ट सीमाओं के अंदर निश्चित समाकल का मान विशिष्ट सीमाओं के अंदर निश्चित समाकल का मान केवल फलन और केवल फलन और सीमाओं पर निर्भर करता है। विशिष्ट सीमाओं के अंदर मतलब अगर कोई दो स्पेसिफिक लिमिट्स दी गई हैं तो उनके अंदर निश्चित समाकल का जो मान होता है वो केवल फलन पर डिपेंड करता है और सीमाओं पर निर्भर करता है। इसका मान उस चर पर डिपेंड नहीं करता जिस चर का प्रयोग आपने स्वतंत्र चर के रूप में किया हुआ है। इसका मान, किसका मान? निश्चित समाकल का मान।
इसका मान उस चर पर निर्भर नहीं करता, उस चर पर निर्भर नहीं करता जिससे स्वतंत्र चर के रूप में, उस चर पर निर्भर नहीं करता जिसे स्वतंत्र चर के रूप में प्रयुक्त किया गया है, प्रयुक्त किया गया है। इसका क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूं, मैं यहां पर आपको समझा देता हूं, आप ध्यान से देख लीजिए। जैसे अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है f ऑफ x dx फ्रॉम a टू b, तो कल यानी कि पिछली क्लास में आपने इसका कैलकुलेशन करके देखा डायरेक्ट मेथड से, इसकी वैल्यू आई थी f ऑफ b माइनस f ऑफ a, जहां f कैपिटल F ऑफ x का एंटी डेरिवेटिव है, ये उसकी वैल्यू आई है। अब अगर मैं x की जगह पर, यहां पर मैंने स्वतंत्र चर के रूप में x का इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन अगर मैं यहां पर जो स्वतंत्र चर के रूप में x का इस्तेमाल किया है, अगर इसकी जगह पर मैं कोई दूसरा चर इस्तेमाल कर लूं, t इस्तेमाल कर लूं, ठीक है, फलन वही है, बस केवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जगह x के स्थान पर हमने t कर दिया है, लिमिट्स भी वही है। ऐसी सिचुएशन पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो आप सॉल्व करके देखेंगे, ऐसी सिचुएशन पे भी इसकी वैल्यू f ऑफ b, कैपिटल F ऑफ b माइनस कैपिटल F ऑफ a के बराबर आएगी। अगर आप वेरिएबल को u में के पदों में चेंज कर दें, लिमिट्स वही रहे, फंक्शन भी वही रहे, केवल वेरिएबल को चेंज करके हमने u कर दिया जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उस सिचुएशन पे इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी ऑल्सो कैपिटल F ऑफ a माइनस कैपिटल F ऑफ b माइनस कैपिटल F ऑफ a, उसका भी आंसर आएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि स्वतंत्र चर के बदल जाने से भी, पहले स्वतंत्र चर x था तो ये वैल्यू आई, स्वतंत्र चर बदल के हमने t कर दिया तब भी वही वैल्यू है, स्वतंत्र चर को चेंज करके हमने u कर दिया तब भी वही वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि निश्चित समाकलन में जो निश्चित समाकल का मान होता है वो सिर्फ सीमाओं पर निर्भर करता है और फलन पर निर्भर करता है, क्योंकि फलन बदलने से उसका एंटी डेरिवेटिव बदल जाएगा। तो अगर फलन वही है, सीमाएं भी वही हैं, तो वेरिएबल के चेंज हो जाने से भी निश्चित समाकल का मान बदलता नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि चर चाहे x हो या t हो या u हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब चर का कोई इफेक्ट आता ही नहीं है। तो चर कैसा है, मूक है, चर से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब ये चर एक डमी चर है। आप इस चर की जगह कोई भी वेरिएबल यूज कर ले, केवल फंक्शन और लिमिट अगर नहीं बदल रहे हैं तो निश्चित समाकल का मान आपका नहीं बदलेगा। इसलिए ऐसे चर को हम डमी चर कहते हैं कि चर यूज हो भी रहा है लेकिन चर के बदलने से डेफिनिट इंटीग्रल की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे चर को हम डमी चर कहते हैं। एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डमी वेरिएबल। सॉरी, आई होप कि आपको ये बात समझ में भी आ गई होगी। अब हम चलते हैं, ये जो हमारा इंटीग्रल इज द लिमिट ऑफ अ सम है, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करके दिखाता हूं, आप उसको अच्छे से समझें और आप भी प्रैक्टिस करिए। जैसे एग्जाम्पल नंबर 25 हमारे पास है। एग्जाम्पल 25, इसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। एग्जाम्पल 25 पे जो क्वेश्चन है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 dx फ्रॉम 0 to 2। वी हैव टू कैलकुलेट दिस डेफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 dx फ्रॉम 0 to 2। ये हमको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके दिखानी है, किसकी मदद से, लिमिट ऑफ अ सम, योग की सीमाओं के रूप में। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, आप देखिए
कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। और सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि अगर आपको ये मेथड समझ में आ गया फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आप अच्छे से नहीं गौर करेंगे, आपको मेथड नहीं समझ में आएगा, तो फिर सभी बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होगा। तो हम इसको करके दिखाते हैं। सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिए, इससे इसकी कंपेयर करिए। ये जो हमारा क्वेश्चन है, यहां पर ये क्वेश्चन था, यहां पर ये क्वेश्चन है। आप दोनों को कंपेयर करिए और कंपेयर करके बताइए कि यहां पर f ऑफ x की वैल्यू क्या है। आप देखें f ऑफ x के स्थान पर हमारे पास है x स्क्वेयर प्लस 1। ओके, अच्छा, लोअर लिमिट a के स्थान पर क्या है 0, अपर लिमिट b के स्थान पर यहां पर क्या है 2। ठीक है, इतनी सारी चीजें हमने सबसे पहले पता लगा ली। फॉर्मूले में अप्लाई करने के लिए आप देखिए आपको क्या क्या चाहिए। आपको b माइनस ए चाहिए, आपको f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h, f ऑफ a प्लस 3h वगैरह वगैरह चीजें आपको चाहिए। ये सारी चीजें पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं, इसके बाद यहां रखेंगे आकर के। सबसे पहले तो मुझे जरूरत है h को फाइंड करने की। h की वैल्यू यहां पर क्या है आप देख सकते हैं, h इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन n, इंप्लाइज दैट h इज इक्वल टू b माइनस a, b की जगह 2, a की जगह पर 0, तो 2 माइनस 0 अपॉन n मीन्स h विल बी इक्वल टू 2 अपॉन n। h की वैल्यू 2 अपॉन n के बराबर आ गई। ठीक है, अच्छा, अब मुझे कुछ ये वैल्यूज की आवश्यकता है, मैं इनको भी निकाल लेता हूं। अब f ऑफ a चाहिए सबसे पहले मुझको। f ऑफ a की वैल्यू क्या है 0, तो जैसे हम a की जगह 0 लिखेंगे f ऑफ 0 आ जाएगा। f ऑफ 0 की वैल्यू बताइए, ध्यान से देखें, f ऑफ x की वैल्यू है x स्क्वेयर प्लस 1, तो f ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी। आप x की जगह 0 लिख देंगे, तो जब x की जगह 0 लिख देंगे तो f ऑफ 0 की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, इसके बाद आपको f ऑफ a प्लस h चाहिए, f ऑफ a प्लस h चाहिए। a की जगह पर 0, h की जगह पर 2 अपॉन n, मीन्स आपको चाहिए f ऑफ 2 अपॉन n। f ऑफ 0 प्लस 2 अपॉन n में क्या बचेगा 2 अपॉन n, तो f ऑफ 2 अपॉन n चाहिए। f ऑफ x की वैल्यू बेटा ये है, f ऑफ 2 अपॉन n की वैल्यू क्या होगी, x की जगह पर 2 अपॉन n लिख दीजिए। तो जब यहां पर हम 2 अपॉन n लिखेंगे तो 2 अपॉन n का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो वो आ जाएगा 4 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, ये यहां पर आ जाएगा। और भी जरूरत की जो वैल्यूज है उन्हें फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके बाद मुझे f ऑफ a प्लस 2h चाहिए, f ऑफ a प्लस 2h, a की जगह पर 0, 2h, h की वैल्यू है 2 अपॉन n। सभी बच्चे ध्यान से देखा, a तो 0 हो गया तो हम इसको लिखेंगे ही नहीं, 2h, h का डबल करके लिख देंगे, h का डबल 4 अपॉन n। अब f ऑफ 4 अपॉन n की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ x की वैल्यू है x स्क्वेयर प्लस 1, तो f ऑफ 4 अपॉन n की वैल्यू क्या होगी, x की जगह पर 4 अपॉन n लिखेंगे, स्क्वेयर कर देंगे, 4 अपॉन n का स्क्वेयर करेंगे आपको मिलेगा 16 अपॉन n स्क्वेयर प्लस 1। इसके बाद f ऑफ a प्लस 3h हमको चाहिए, तो a तो 0 है, h का ट्रिपल 3 टाइम्स करके लिख दो, तो ये आपको मिल जाएगा f ऑफ 6 अपॉन n। f ऑफ x की वैल्यू ये है, तो f ऑफ 6 अपॉन n की वैल्यू क्या होगी, x की जगह पर 6 अपॉन n लिखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, 36 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ऐसा करते करते f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h चाहिए मुझे, तो f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h भी हमको चाहिए, तो a तो 0 ही है, n माइनस 1 इंटू h की जगह 2 अपॉन n, f ऑफ n माइनस 1
इंटू 2/n, ठीक है, n-1 h की जगह 2/n। अब हमको इसकी वैल्यू चाहिए, तो f ऑफ x की वैल्यू x² प्लस 1 है। आज हमको चाहिए f ऑफ n-1 इंटू 2/n की वैल्यू। तो बस आपको करना है x के स्थान पर ये पूरा नंबर लिख देना है। तो जब यहां लिखोगे तो इसका तो स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये बनेगा n-1 होल स्क्वायर इंटू 4/n² प्लस 1। x के स्थान पर इसको लिखेंगे ना, x के स्थान पर इसको लिखेंगे, x का स्क्वायर करेंगे प्लस 1, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस 1। अब फॉर्मूले पर आने वाली सारी वैल्यूज हमको मालूम हो चुकी हैं। b माइनस ए है तो हम डायरेक्ट कर लेंगे, 2 माइनस 0 करेंगे, b माइनस ए 2 आ जाएगी इसकी वैल्यू, और इसी फॉर्मूले पर अब हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो चलिए यूज करते हैं इसी फॉर्मूले पर। अब इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 1 इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 to 2 इज इक्वल टू, हमने यही क्वेश्चन ले लिया और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे इसके लिए। सबसे पहले b माइनस ए 2 माइनस 0 करेंगे तो 2 आ जाएगा, इंटू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n। यहां पर पहुंच गए, ब्रैकेट के अंदर f ऑफ a की वैल्यू देखो बेटा, f ऑफ a की वैल्यू ये a1 है, तो f ऑफ a की वैल्यू 1 प्लस f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस h की वैल्यू है 4/n² प्लस 1, 4/n² प्लस 1 प्लस f ऑफ a प्लस 2h, f ऑफ a प्लस 2h की वैल्यू है 16/n² प्लस 1, 16/n² प्लस 1 प्लस f ऑफ a प्लस 3h, f ऑफ a प्लस 3h की वैल्यू 36/n² प्लस 1, 36/n² प्लस 1 प्लस डॉट डॉट प्लस f ऑफ a प्लस n-1h, f ऑफ a प्लस n-1h की वैल्यू ये लिखी हुई है n-1 होल स्क्वायर, n-1 होल स्क्वायर इंटू 4/n² प्लस 1। हमने फॉर्मूले पे इसको सारी वैल्यूज अप्लाई कर दी हैं। आई होप कि इतना तो आपको समझ आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मूले पर जो वैल्यूज यूज हो रही थी पहले मैंने उसकी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली और इसके बाद जाके अप्लाई कर दिया। अब एक चीज मैं आपको और यहां बताना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि फॉर्मूले पे फर्स्ट टर्म से लेकर लास्ट टर्म तक टोटल n टर्म्स होते हैं, टोटल n पद होते हैं। कैसे, आप ध्यान करें, जब मैंने इसको फॉर्मूला डिराइव किया था उसमें मैंने आपको बताया गया था कि जो फर्स्ट टर्म में था ये पहली स्ट्रिप का एरिया था, ये सेकंड का एरिया, थर्ड का, फोर्थ का, और ऐसे करते करते ये nवीं पट्टी का एरिया था। तो आपने 1 से लेकर n तक की पट्टियों के एरिया लिए थे, इसका मतलब 1 से लेकर n तक के टर्म्स आपने लिए हैं। तो ये n-1h देखकर कंफ्यूज मत हो, यहां से लेकर यहां तक टोटल n टर्म्स होते हैं। अब सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, यहां पर भी आप देखें, ये पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे ये nवां पद। अब सभी पदों में मुझे 1 दिख रहा है तो मैं इस 1 को अलग कर लेता हूं, 2 इंटू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n अंडर ब्रैकेट। तो मैंने अभी बताया टोटल कितने पद होते हैं, टोटल n टर्म्स होते हैं। अब हर टर्म में आपको ये 1 दिख रहा है, यहां भी, यहां भी, यहां पर भी और यहां पर भी आप देख रहे हैं। तो ये जो 1 है ना, इसको हम एक साथ लिख लेते हैं ऐसे, 1 प्लस 1, सबके बीच में प्लस का साइन है, प्लस 1, ऐसा करते करते 1। कितने पदों तक, n पदों तक, अप टू n
टर्म्स। इस 1 को तो हमने अलग कर लिया, अब सभी पदों से ये वाला 1 तो चला गया, उसके अलावा सभी पदों में अब क्या बचा वो देखिए, ये वाले पद बचे 4/n स्क्वायर, 16/n स्क्वायर, 36/n स्क्वायर और ये वाले टर्म्स बचे। अब इनको भी मैं एक जगह लिख लेना चाहता हूं, लेकिन इनको लिखने से पहले मैं देख रहा हूं कि सभी में एक नंबर है जो हमको कॉमन मिल सकता है। क्या नंबर है? 4/n स्क्वायर। तो मैं 4/n स्क्वायर यहां से कॉमन भी कर लेता हूं। अब देखिए कि आपको क्या मिलेगा अंदर। यही लिखने ही थे मुझे ये वाले टर्म, और इनसे, क्योंकि 1 तो हम पहले ही लिख चुके हैं, और इनसे भी सभी से हमने 4/n स्क्वायर कर लिया कॉमन। अब 4/n स्क्वायर कॉमन हो गया तो यहां क्या बचा? यहां पर बचेगा 1 प्लस 4/n स्क्वायर कॉमन हो गया तो यहां क्या बचेगा? 4। 4/n स्क्वायर कॉमन हो गया तो यहां बचेगा 9 डॉट डॉट 4/n स्क्वायर कॉमन हो गया तो यहां बचेगा होल स्क्वायर ऑफ n माइनस 1। और इसको मैं ऐसा करली ब्रैकेट लगाकर बंद कर देता हूं। आप ध्यान से देखिए कि क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। क्या किया मैंने इस लाइन पे? जितने भी n पद थे सभी पदों में एक एक, हमको ये 1 दिख रहा था, सबके 1 हमने अलग कर लिए, n पदों तक के सारे 1 हमने अलग कर लिए। बाकी जो टर्म्स बचे उनसे 4/n स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये कंडीशन यहां पर आ गई। अब आप इसे और अच्छे से देखें। 2 इंटू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n। ये 1 को प्लस करते जा रहे हैं कितने पदों तक? n पदों तक। आप थोड़ा सा मुझे सोच करके बताइए कि अगर 1 को हम 2 टाइम्स ऐड करते हैं तो वैल्यू 2 आती है, 1 को अगर हम 3 टाइम्स ऐड करते हैं तो वैल्यू 3 आती है। तो अगर वैल्यू को n टाइम्स ऐड कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? n आ जाएगी। तो ये 1 को n टाइम्स ऐड किया गया है, इसलिए इसकी वैल्यू आ जाएगी n प्लस 4/n स्क्वायर। ओके, अब अंदर वाले नंबर्स को ध्यान से देखिए। इसको मैं लिख सकता हूं 1 स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं 2 स्क्वायर, 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। ऐसा करते करते यहां पर आप देख रहे हैं n माइनस 1 स्क्वायर। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब इसको देखिए, आप इसे पहचानते हैं। कैसे आप इसे पहचानते हैं? मैं आपको याद दिलाता हूं। ये आप पहचानते हैं स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डॉट डॉट अप टू n स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे हम लिखा करते थे सिग्मा n स्क्वायर, और इसकी वैल्यू होती है n/6 n प्लस 1 2n प्लस 1। याद करें, क्लास 11th में इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आप करा करते थे, ठीक है ना। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, इसे हम बोला करते थे प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कहते हैं इसको। अब प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग इतना, और थोड़ा ध्यान से देखिए, आज यही कंडीशन लगभग यहां पर है। यहां पर हमको क्या दिख रहा है? यहां पर हमको दिखता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट n माइनस 1 होल स्क्वायर। तो अगर 1 स्क्वायर से लेकर n स्क्वायर तक की वैल्यू सिग्मा n स्क्वायर लिखी जा सकती है, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट n माइनस 1 होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं सिग्मा n माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू ये होती है, तो सिग्मा n माइनस 1 होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? जहां n है वहां n माइनस 1 लिख देंगे, तो n माइनस 1 अपॉन 6 n माइनस 1 प्लस 1, इस n की जगह n माइनस 1 इंटू 2, n की जगह n माइनस 1 करना है ना हमको, प्लस 1। ठीक है,
अब इसे थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आपको मिल जाएगा n-1/6 इंटू 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा तो ये n मिल जाएगा। यहाँ जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 2n-2 बना, -2 + 1 -1 तो ये आ गया 2n-1। तो जहां पर 1² + 2² + 3² डॉट डॉट n-1² तक लिखा हुआ है वहां पर मैं ये वैल्यू नोट कर सकता हूं, n-1/6 n × 2n-1 इसकी जगह पर मैं उसे नोट कर सकता हूं, तो मैं इसकी जगह पर उसे लिख देता हूं। अब इसके लिए एक काम करते हैं, अब हम ये सब साफ कर देते हैं, अपने वहां पर आ जाते हैं। तो आप प्लीज इसे जल्दी से नोट कर लें ताकि आपसे कोई भी स्टेप छूट मत जाए। अब मैं इसे साफ कर देता हूं, ठीक है। इसको भी समझ लें। चलिए मैं इसको अभी लिखा रहने देता हूं। यहां पर आप तो जानते ही हैं, आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें है इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1 dx फ्रॉम 0 to 2। राइट हैंड साइड पे ये सारी चीजें चल रही हैं। 2 × लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n अंडर ब्रैकेट n + 4/n² इंटू n + 4/n² इंटू ये जो आप देख रहे हैं इसी की वैल्यू अभी मैंने निकाल के आपको दिखाई है। ये यहां पर हम लिख देंगे n-1/6 इंटू n इंटू 2n-1। ओके, अब आप इसे थोड़े से कैलकुलेशन करिए। जैसे एक n से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, 2 × लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n n प्लस n से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, एक पावर बचेगी यहां पर। इसे 4 और 6 को कैंसिल कर सकते हैं 2 से, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 3s are 6 और इस n से इसकी एक पावर कैंसिल हो गई तो एक पावर यहां बचेगी और क्या रह गया n-1 इंटू 2n-1। और थोड़ा सा कैलकुलेट करिए, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n अंडर ब्रैकेट n + 2 इंटू, बेटा थोड़ा ध्यान से देखें, इस वाले ब्रैकेट से और इस वाले ब्रैकेट से दोनों से हम n कॉमन कर लेते हैं। जब आप इससे n कॉमन करेंगे तो अंदर क्या बचेगा 1 - 1/n, ठीक है। यहां से भी आप n कॉमन कर लीजिए। जब यहां से n कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा 2 - 1/n अपॉन 3n। ओके, 2/3n यहां से भी n कॉमन कर लिया, यहां से भी n कॉमन कर लिया। अब इस n से आप इस n को भी कैंसिल कर सकते हैं। और एक चीज देखें, यहां पर एक n है और उसके साथ इस टर्म में भी एक n है, तो दोनों से हम एक n कॉमन ले सकते हैं। तो ऐसा करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n इंटू, सॉरी यहां से n कॉमन करेंगे ना, तो जब हम n कॉमन करेंगे तो ये यहां पर n आ जाएगा। ये तो 1/n ये वाला है, ये n कॉमन करके हमने बाहर लिख दिया। अंदर क्या रह गया 1 + 2 × 1 - 1/n इंटू 2 - 1/n अपॉन यहां पर 3 बना रहा। अभी आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। n से ये n कैंसल हो गया। जैसे ही फॉर्मूले में ये लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n वाला n कैंसिल होगा, तुरंत आप ये लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट अप्लाई कर देंगे मींस जहां जहां भी n होगा वहां वहां इंफिनिटी लिख के सॉल्व कर दीजिए। अब आप उससे 2 × और जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो फिर इसको नहीं लिखेंगे,
अब क्या रह जाएगा 1 प्लस 2 इंटू, हमें हर जगह n की जगह इन्फिनिटी लिखना है, तो 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, 2 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी अपॉन 3. Okay, this will become 2 into 1 plus 2. 1 की जगह तो 1 रहेगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0. इन्फिनिटी से 1 को डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा, इंटू 2 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी इज अगेन 0 अपॉन 3. ठीक है, और इसे कैलकुलेट कर लीजिए. 1 प्लस 2 1 जार 2 और एक ये 2, तो 2 2 जार कितने हो गए 4 अपॉन 3. अब आप इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू 3 1 जार 3 प्लस 4 7 अपॉन 3, और आप मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 14 अपॉन 3, एंड दिस विल बी आवर फाइनल आंसर 14 अपॉन 3. इस तरह से बेटा आपने देखा कि हमने योगफल की सीमाओं के रूप में निश्चित समाकलन की वैल्यू निकाली, और हमारे पास जो एग्जाम्पल नंबर 25 था उसकी वैल्यू 14 अपॉन 3 निकल करके आ गई. आप आंसर देख सकते हैं, तो इसका आंसर आ रहा है 14 अपॉन 3. ओके, थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा जरूर होता है, लेकिन अगर आपको पुराने सारे फॉर्मूले याद हैं, पीछे की सारी बातें याद हैं, तो कभी भी इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती. और सबसे बड़ी बात तो जो याद करनी है आपको कि जो हमारा फॉर्मूला है इंटीग्रल एज द सम ऑफ, डेफिनेट इंटीग्रल एज द सम ऑफ लिमिट का, उसमें टोटल n पद होते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है. तो आई होप कि अब आपको ये समझ में आ गया है. तो मैं इसको हटा देता हूं, चलता हूं अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 26 पे. ठीक है, और उसके बाद एक्सरसाइज आ जाएगी, हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. एग्जाम्पल नंबर 26 आपका है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx फ्रॉम 0 to 2. सेम उसी तरह से सॉल्व करना है जैसे आपने एग्जाम्पल नंबर 25 को सॉल्व किया है. तो इसकी मुझे वैल्यू पता लगानी है. सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, यहां पर f ऑफ x की वैल्यू क्या है. f ऑफ x की वैल्यू है e टू द पावर x, ये हमारा फंक्शन है. इसके बाद लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 2 है. h की वैल्यू कितनी आएगी, h का फॉर्मूला होता है b माइनस ए अपॉन एन. b माइनस ए अपॉन एन करेंगे, इट विल बी 2 अपॉन एन. ठीक है, अब फॉर्मूले पे अप्लाई करने के लिए मुझे जो भी वैल्यूज चाहिए, सबसे पहले हम उन्हें फाइंड आउट कर लेते हैं. सबसे पहले मुझे चाहिए f ऑफ a की वैल्यू. f ऑफ a का मतलब 0, तो हमें f ऑफ 0 की वैल्यू चाहिए. f ऑफ x की वैल्यू e टू द पावर x है, तो f ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी, e टू द पावर 0, और e टू द पावर 0 की वैल्यू 1. इसके बाद फॉर्मूले पर रखने के लिए मुझे f ऑफ a प्लस h भी चाहिए. a की वैल्यू 0 है, तो जब a 0 है तो केवल क्या बचेगा, f ऑफ h बचेगा, और h की वैल्यू 2 अपॉन n है, तो f ऑफ 2 अपॉन n चाहिए. f ऑफ x की वैल्यू है e टू द पावर x, तो f ऑफ 2 अपॉन n की वैल्यू कितनी होगी, x की जगह पर 2 अपॉन n लिख दीजिए, e टू द पावर 2 अपॉन n. सिमिलरली a प्लस 2h, f ऑफ a प्लस 2h हमको चाहिए. इसकी भी जरूरत पड़ती है मुझे फॉर्मूले पे. a की जगह पर 0 है, h की जगह पर है 2 अपॉन n, लेकिन यहां तो h का 2 गुना है,
दो गुना करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4/n। अब f ऑफ x की वैल्यू है e टू द पावर x, तो f ऑफ 4/n की वैल्यू क्या होगी? x की जगह 4/n कर दीजिए, तो e टू द पावर 4/n। अब f ऑफ a प्लस 3h, तो ये हो जाएगा f ऑफ 6/n, क्योंकि a 0 है, h की वैल्यू 2/n, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6/n। f ऑफ x की वैल्यू e टू द पावर x, तो f ऑफ 6/n की वैल्यू e टू द पावर 6/n। इसी तरह से लास्ट टर्म भी आपको चाहिए, जिसमें a प्लस n माइनस 1 इंटू h। a 0 हो गया, h की वैल्यू 2/n है, तो ये हमको मिलेगा f ऑफ n माइनस 1 इंटू 2/n, क्योंकि ये 0 हो गया, h की जगह 2/n। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो f ऑफ x की वैल्यू है e टू द पावर x, तो f ऑफ n माइनस 1 इंटू 2/n की वैल्यू क्या होगी? e टू द पावर n माइनस 1 इंटू 2/n। ये f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h की वैल्यू आ जाएगी। अब क्योंकि फॉर्मूले पर यूज होने वाली सभी वैल्यूज हमने यहां पर फाइंड आउट कर ली है, फॉर्मूला लगाएंगे और उस पर रख करके सॉल्व करना बाकी है बस। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं फिर। तो इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम a टू b, इसका फॉर्मूला आप सभी बच्चे जानते हैं, मैं एक बार फिर से नोट भी कर देता हूं। इसका फॉर्मूला है b माइनस a इंटू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n। ठीक है, अंदर यहां पर होता है f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस f ऑफ a प्लस 3h प्लस डॉट डॉट प्लस f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। ये हमारा फॉर्मूला है जो कि हम योगफल की सीमाओं के रूप में निश्चित समाकलन का मान ज्ञात करने के लिए यूज करते हैं। अब सारी वैल्यूज इस पे अप्लाई कर दें। हमारा क्वेश्चन है e टू द पावर x dx फ्रॉम 0 टू 2। सबसे पहले b माइनस a 2 माइनस 0 करेंगे तो यहां पर वैल्यू आएगी 2। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n। f ऑफ a, सबसे पहले f ऑफ a आ रहा है, f ऑफ a की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दिस इज 1 प्लस f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस h इज e टू द पावर 2/n, e टू द पावर 2/n प्लस f ऑफ a प्लस 2h की वैल्यू e टू द पावर 4/n, e टू द पावर 4/n प्लस f ऑफ a प्लस 3h की वैल्यू e टू द पावर 6/n प्लस ऐसा करते करते लास्ट में हम इसकी वैल्यू लिखेंगे, तो e टू द पावर n माइनस 1 इंटू 2/n। ये हमने वैल्यू अप्लाई कर दी। अब इसको सॉल्व करना है मुझे। कैसे सॉल्व करना है? तो देखिए, कोई तरीका, कोई मेथड, यहाँ पर कोई टेक्निक आपको समझ आ रही हो कि यहाँ पर यूज कर सकते हैं, तो बेहद आसान है बेटा। आप ध्यान दीजिए, इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो ये एक n पदों वाली गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। चेक करके देख लें, इससे इसको डिवाइड करेंगे e टू द पावर 2/n आएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे e टू द पावर 2/n आएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे e टू द पावर 2n आएगा। मींस कॉमन रेशियो बिटवीन ईच एंड एवरी कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इज इक्वल। इसका मतलब है कि ये एक n पदों की, क्योंकि यहां से यहां तक टोटल कितने पद होंगे मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं और बार बार मैं कह रहा हूं कि लेकर यहां से यहां तक टोटल n पद हुआ करते हैं। तो ये n पदों की एक गुणोत्तर श्रेणी बन रही है और बीच बीच में प्लस का निशान भी लगा है, तो n पदों की गुणोत्तर श्रेणी का प्लस करना है। प्लस यानी कि n पदों के गुणोत्तर श्रेणी का योग चाहिए। और मैं फिर से एक बार सभी बच्चों को याद दिला देना चाहता हूं कि n पदों की गुणोत्तर श्रेणी का
योग क्या होता था याद करिए, उसके योग का फॉर्मूला होता है a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। और ये भी ध्यान करें a क्या है, a है फर्स्ट टर्म, r क्या है कॉमन रेशियो, ठीक है, n नंबर ऑफ टर्म्स हैं। यही यूज हम यहां पर करेंगे। तो चलिए यूज करते हैं। सबसे पहले मुझे क्या लेना पड़ेगा, a लिखना पड़ेगा, प्रथम पद। यहां चेक करिए प्रथम पद कितना है, तो प्रथम पद तो 1 है, तो हमने 1 लिख दिया। r टू द पावर n, इस गुणोत्तर श्रेणी का कॉमन रेशियो कितना होगा, इसका इसमें भाग दे के पता लगा लीजिए। इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो e टू द पावर 2 अपॉन n आएगा, यही उसका कॉमन रेशियो है। और e टू द पावर 2n के ऊपर पावर n लगानी है हमको। देखिए e टू द पावर 2n तो है ही r की वैल्यू, और इसकी पावर में हमको n लगाना है। क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक टोटल n पद हैं। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा e टू द पावर 2n अपॉन n। क्यों, घात का घात में गुणा हो जाता है, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो e टू द पावर 2n अपॉन n मीन्स n से ये n कैंसिल होके e टू द पावर 2 बन जाएगा। तो यहां मिलेगा e टू द पावर 2n अपॉन n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। r यहां पर है e टू द पावर 2 अपॉन n minus 1, sorry, this is 2 into limit n tends to infinity 1 upon n। ये 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे यही आ जाएगा, और यहाँ n से n को कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे जो मिलेगा दैट विल बी e स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 2 अपॉन n माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। अब हमें एक चीज और याद करनी है, एक चीज आप और याद करिए, e टू द पावर x का कोई एक्सपेंशन याद है आपको, e टू द पावर x का प्रसार आपको याद होगा। ये होता था 1 प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, यही मैं अब यूज करने वाला हूं। कहां पर, यहां पर। इसमें तो कांस्टेंट है, कोई n यूज नहीं हो रहा है, तो इसकी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसमें यूज करना चाहते हैं। आप ध्यान से देखें, ये है 2 इंटू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n। यहां पर ये e स्क्वेयर माइनस 1 है अपॉन, इसमें हम e टू द पावर x का फॉर्मूला यूज करेंगे। x की जगह पे क्या है 2 अपॉन n, तो ये होगा 1 प्लस 2 अपॉन n अपॉन 1 फैक्टोरियल, आप चाहें तो अपॉन 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, प्लस फिर 2 अपॉन n होल स्क्वेयर अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 1 यहां पर हमने लिख दिया है, प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 2 अपॉन n होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। ये हमने इसकी जगह पर अभी नोट किया। अभी ये लास्ट में -1 लिखना बाकी है, तो हमने लिख दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। e टू द पावर x का फॉर्मूला यूज किया और x की जगह 2 अपॉन n लिखते हुए फॉर्मूले को ओपन कर दिया हमने, और लास्ट में जो -1 था उसको भी लिख दिया। अब आप ध्यान से देखें, ये 1 से ये 1 कैंसिल हो गया। ठीक, अच्छा, अगर ये 1 से 1 कैंसिल हो गया तो आप देखें यहां अपॉन में आप सबसे 2 अपॉन n कॉमन कर सकते हैं। देख लो ध्यान से, इसमें भी 2 अपॉन n है, यहां भी 2 अपॉन n, यहां भी 2 अपॉन n, सभी पदों से 2 अपॉन n आप कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो गया 2 इंटू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n। आप ध्यान से देखिए, अंश में न्यूमरेटर में तो e स्क्वेयर माइनस 1 है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिनोमिनेटर में मैं चाहूं तो 2 अपॉन n अब हम कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, आप देखें अब अंदर क्या बचेगा,
2 अपॉन एन कॉमन होने के बाद यहां बचा 1 प्लस 2 अपॉन एन कॉमन होने के बाद यहां बचा 2 अपॉन एन अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 2 अपॉन एन यहां कॉमन होने के बाद बचा 2 अपॉन एन होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी, क्योंकि ये 1 भी कैंसिल हो चुका है। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे, क्या आप यहां पर 2 इंटू 1 अपॉन एन अगर हम कर दें, है तो मल्टीप्लीकेशन में ही ना, हम इसको यहां ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मैं इसको यहां ले जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा 2 अपॉन एन, और इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में भी देखिए 2 अपॉन एन आ रहा है। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर 2 अपॉन एन बनेगा, और इस फ्रैक्शन के इस भिन्न के हर में भी 2 अपॉन एन आ रहा है। तो मैं चाहूं तो इस 2 अपॉन एन से ये 2 अपॉन एन कैंसिल कर सकते हैं। क्लियर। अंश में 2 बटे एन, हर में भी 2 बटे एन, तो 2 बटे एन से 2 बटे एन हमने कैंसिल कर दिया, 2 अपॉन एन से 2 अपॉन एन हमने कैंसिल कर दिया। अब क्या बचेगा उसको आपको ध्यान से देखना है। यहां लिमिट, हाँ हमने बताया जैसे ही ये 1 अपॉन एन का टर्म कैंसिल होगा तुरंत आप लिमिट अप्लाई कर देंगे। ठीक है, लिमिट अप्लाई करेंगे तो फिर हम इसको अब नोट नहीं करना, क्योंकि अब हम लिमिट अप्लाई करने जा रहे हैं। तो हमको क्या करना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx फ्रॉम 0 to 2 इज इक्वल टू, यहां पर मैं इसको लिखता हूं, सबसे ऊपर है, इसको नोट नहीं करना, ये कैंसिल हो चुके हैं। न्यूमरेटर में आपको मिल रहा है e स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे इसको, आप 2 अपॉन एन करने जाओगे, एन की जगह पे क्या लिखोगे इन्फिनिटी। तो जब आप 2 अपॉन इन्फिनिटी लिखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, किसी भी नंबर में इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी ना। तो 2 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू 0, और 0 अपॉन फैक्टोरियल 2 की वैल्यू ये भी 0। अगली टर्म में 2 अपॉन एन, एन की जगह इन्फिनिटी, तो 2 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर किया 0, 0 अपॉन फैक्टोरियल 3 0। इट मीन्स अब हम समझ गए कि आगे जितने भी टर्म्स मुझे मिलेंगे वो सब कैसे हो जाएंगे, वो सब 0 हो जाएंगे। ठीक है। अब यहां पर ऊपर में है e स्क्वेयर माइनस 1, और हर में क्या बचा 1, आप जब डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी e स्क्वेयर माइनस 1, और यही हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का होगा। इस तरह से हमने एग्जाम्पल नंबर 26 भी कैलकुलेट कर लिया, और जिसकी वैल्यू आ गई e स्क्वेयर माइनस 1। आप चाहें तो थोड़ा सा चेक करके देख सकते हैं, इसका आंसर e स्क्वेयर माइनस 1 आपको मिलेगा। तो बेटा मैं फिर से आपको बता दूं कि क्वेश्चन का साइज भले ही थोड़ा सा लंबा रहता है, थोड़ा सा लॉन्ग रहता है, बट इसके साइज को देखकर उसके इजीनेस और डिफिकल्टी को आप चेक मत करें, को आप तय मत करिए। क्वेश्चन बहुत इजी होता है, केवल आपको ये फॉर्मूला यूज करना होता है, और आप ऐसे ही करिए। सबसे पहले फॉर्मूले पर यूज होने वाली सारी वैल्यूज आप फाइंड आउट कर लीजिए, इसके बाद फॉर्मूले पर यूज करिए। कैलकुलेशन के मेथड्स में आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आगे के क्वेश्चंस को हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या जीपी बन रही है, एपी बन रही है, या मुझे कोई और मेथड यूज करना पड़ रहा है। अगर आपने इतना तैयार कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी है सारा कुछ। ये एक्सरसाइज 7.8 आपकी। तो आज हम लोग अपनी इस लेक्चर में इतना ही रख लेते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 7.8 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अभी हमने केवल 25 और 26 नंबर एग्जाम्पल्स किए हैं। एक्सरसाइज 7.8 में केवल 6 क्वेश्चंस है, 1 to 6। आप भी ट्राई करके देख सकते हैं, आप भी सॉल्व करके देख सकते हैं उसको। तो हम लोग आज इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।